तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। अपनी पढ़ाई जो है आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी बिहार बोर्ड जो है अब बहुत नजदीक आ चुका है, तो आप लोगों को तैयारी अब अपनी रफ्तार करनी होगी। तो जिसके कारण आप जो है अपने बिहार बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें, तो हम लोग जो थे इतिहास के पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद का भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अलग भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनको भी देखना है कि आगे मतलब और क्या प्रश्न है इस चैप्टर में। अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अच्छे, हमको लगता है कि आप जो है इस सब प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छे तरीका से जानते होंगे, या अगर कोई नहीं जानता है तो वह जो है अभी मतलब जो अभी बताएंगे आपको उसको अच्छी तरह से आपको तैयारी कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी जो जर्नी है आगे बढ़ाते हैं, और समय बहुत न लेंगे, आपसे से कम समय में आपको हम बता देंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि हम लोग कुछ दिन से जान रहे थे कि हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तो इतिहास में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और इसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, और सभी बातों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। पहला बात तो पूछेगा कि हिंद चीन कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न देखिएगा, आपको हम इसी से बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। देखिए, आपसे पूछेगा कि हिंद चीन कहाँ स्थित है, तो कहिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। पहला प्रश्न क्या पूछे आपसे कि हिंद चीन जो है वह कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। बात क्लियर है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो हिंद चीन में 3 देश आते हैं। यह तीनों देश कौन कौन सा है, तो पहला है वियतनाम, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया। मतलब 3 क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो आपसे प्रश्न यही है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये तीनों जो है ये तीनों देश हैं। तीनों देश कौन कौन से हैं, पहला वियतनाम, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया। इसी कंबोडिया का बहुत सारा नाम है। यह कंबोडिया का नाम क्या है, तो कंबोडिया का ही हम दूसरा नाम है ना कम्बुज। क्या नाम है, कम्बुज। कंबोडिया का ही दूसरा नाम है कम्बुज, या इसी को कंपुचिया भी कहा जाता है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि अंकोरवाट मंदिर का, या मंदिर आप लोग लिख लीजिएगा, अंकोरवाट मंदिर का अंकोरवाट का मंदिर, सही है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, आपको पता है, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी में बताया गया है कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। कहीं कंबोडिया या कहीं कहीं आपको कम्बुज लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, कम्बुज। एक के है, ध्यान से देखिएगा। क्या बताए, अंकोरवाट का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में, जिसको हम लोग कम्बुज कहते हैं। तीसरा प्रश्न भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको उसमें बताया गया था कि हिंद चीन में जो पहुंचने वाले अगर प्रथम व्यापारी की बात करें तो वो कौन था, पुर्तगाली। कौन था, पुर्तगाली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, मतलब फ्रांसीसी करने का मतलब हुआ कि फ्रांस के लोग, मतलब हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांस के लोग थे उनको क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोलोन। क्या बताए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस के जो लोग थे जो हिंद चीन में बस गए थे उनको क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। निरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, यह थे ना कंबोडिया के शासक थे। निरोत्तम सिहानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे, तो क्या कंबोडिया का। आपसे घुमा के प्रश्न पूछेगा कि कंबोडिया के शासक कौन थे, तो निरोत्तम सिहानुक जो थे वह कंबोडिया के क्या थे, शासक थे। बात क्लियर है। आइए अगला देखते हैं।
अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। देखिए प्रश्न यही है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो कहिएगा फॉन बोई चाउ ने। फॉन बोई चाउ ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। बात क्लियर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मार्च 1946 में, कब, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था। आपसे प्रश्न देखिए 2 नंबर में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि बताइए हनोई समझौता, इसका आंसर क्या होगा। 1946 में जो था हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। प्रश्न कैसे पूछेगा कि बताइए हनोई समझौता कब और किन किन देशों के साथ हुआ। प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है कि हनोई समझौता जो है कब और किन 2 देशों के साथ हुआ। तो आप बताइएगा कि हनोई समझौता जो हुआ है वह मार्च 1946 ईस्वी में हुआ है और 2 देश थे, इसमें फ्रांस और एक वियतनाम। बात क्लियर है। अब देखिए हनोई समझौता कब हुआ, तो क्या 1946 में। हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, क्या फ्रांस और वियतनाम। अब देख लिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते आगे है कि बताइए कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने या किस महान दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका जो था, अमेरिका को वियतनाम में जो युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका बार बार हस्तक्षेप करता था। तो हस्तक्षेप करता था तो एक व्यक्ति थे, एक प्रसिद्ध मतलब महान व्यक्ति थे, एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने एक अदालत लगा करके अमेरिका को जो था ना वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया था। उस महान दार्शनिक का नाम था रसेल। इसी रसेल ने अमेरिका को मतलब वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को क्या ठहरा दिया था, दोषी ठहरा दिया था। बात क्लियर है। आइए नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग नंबर प्रश्न देखते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। देखिए हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक यह था। क्रांतिकारी प्रकृति का यह जो आंदोलन था यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। बात क्लियर है। या इसको बौद्धिस्ट क्रांतिकारी धार्मिक किताब में है, बौद्धिस्ट क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का यह आंदोलन था। कौन, हुआ हुआ आंदोलन। बात क्लियर है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि अगला देखिए कहाँ है, 10वां नंबर प्रश्न है कि किस समझौता के तहत पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस समझौता के तहत पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो एक समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जिसका नाम था जेनोवा समझौता। और इसी जेनोवा समझौता के तहत 1954 ईस्वी में पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। क्या बताए। प्रश्न यही है कि किस समझौता के तहत पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम 2 हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए आप कहिएगा कि पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में किस लिए बांटा गया था। तो देखिए समझौता मतलब कह रहा है कि किस समझौता के तहत पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। जेनोवा समझौता के तहत। जेनोवा समझौता जब हो रहा था 1954 ईस्वी में, तो उसी समय जो था पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। बात क्लियर है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, न्यूगेन आई कुओक। इसी का दूसरा नाम है। नो पूछेगा कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, तो कहिएगा न्यूगेन आई कुओक था इसी हो ची मिन्ह का दूसरा नाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि अन्नामी दल की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न है कि अन्नामी दल की स्थापना किसने की। तो इसका देखिए अन्नामी दल की स्थापना जो थी एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था जॉन ग्वेन आई। जॉन ग्वेन आई ने अन्नामी दल की स्थापना की थी। आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में जॉन ग्वेन आई ने किस दल की किस दल का स्थापना किया, तो कहेगा अन्नामी दल। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा अन्नामी दल, उसमें आप लोग क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। वही पूछ रहा है अन्नामी दल की स्थापना किसने की, तो जॉन ग्वेन आई ने। किसने, जॉन ग्वेन आई ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, क्या पूछ रहा है नो, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी अगर कहेगा, ये हम लोग अपने देश में बोलते हैं वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वियतनाम के लोग इसको वियतमी के नाम से जानते थे। वियतमी के संस्था आपसे पूछेगा कि बताइए वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कहिएगा हो ची मिन्ह। पूछेगा वियतमिन्ह के संस्थापक कौन है, तो कहिएगा हो ची मिन्ह। बात क्लियर है। आइए अगला देखिए।
अगला है कि जेनोवा समझौता कब हुआ, अभी बताए थे, क्या बताए थे, मतलब 1954 ईस्वी में जेनोवा, मतलब 1954 ईस्वी में पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया था जेनोवा समझौता के तहत। तो देखिए आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि वियतनाम जेनोवा समझौता कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में जेनोवा समझौता हुआ था। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। देखिए आपसे, देखिए यहाँ से देखिए कि वियतनाम का एकीकरण एक बार 1945 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वह पूरे तरह से वियतनाम का एकीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो पूर्णतः वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतिम राष्ट्रपति थे अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसका नाम था रिचर्ड निक्सन। उसी के नेतृत्व में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। मतलब वियतनाम का उस समय जो थे वियतनाम के एकीकरण में, मतलब क्या बताए, जब वियतनाम का एकीकरण हो रहा था तो वियतनाम के एकीकरण के जो राष्ट्र थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो थे रिचर्ड निक्सन। तो पूछेगा जेनोवा समझौता कब हुआ, तो कहेगा 1954 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो पूर्णतः एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। बात क्लियर है, आइए अगला देखिए क्या पढ़ा है। देखिए यहाँ देखिएगा कि किस अमेरिकी, यहाँ अमेरिकी होगा, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की घोषणा की थी। यही एक ऐसा व्यक्ति था जो वियतनाम जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने कहा कि हमें, मतलब जो वियतनाम युद्ध जो चल रहा था इसमें अमेरिका के जो अंतिम राष्ट्रपति थे जिसका नाम था रिचर्ड निक्सन, इन्होंने कहा कि हम जो है वियतनाम युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कौन, किसने कहा था, रिचर्ड निक्सन ने। किसने कहा था, रिचर्ड निक्सन ने। बात क्लियर है, आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित था। क्या कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो यह जो देखिए वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल का मतलब जो स्थापित किया गया था, यह फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा सिखाने के लिए वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। बात क्लियर है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ, तो कहिएगा 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि नियो लोहॉक नामक संगठन किससे संबंधित था। तो जिस तरह आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि जालबेरी एक संस्था है, किससे संबंधित संस्था था, तो आप लोग बोलते थे व्यापारियों से। तो यह जो संस्था है नियो लोहॉक नामक जो संगठन है, यह छात्रों का संगठन था। किसका संगठन था, संगठन था छात्रों का। बस क्लियर है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाओस और कंबोडिया में, किसमें, लाओस और कंबोडिया में लोकतंत्र विरोधी आंदोलन कब हुआ। देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए लाओस और कंबोडिया में लोकतंत्र विरोधी आंदोलन कब हुआ था, कब मतलब कब चला, तो क्या 1970 ईस्वी में लाओस और कंबोडिया में लोकतंत्र विरोधी आंदोलन चला था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि माइली गांव की घटना का संबंध किस देश से है। देखिए माइली गांव की घटना जो थी यह बहुत ही खतरनाक घटना था। इसमें क्या होता था, आपको थोड़ा मोड़ा बता देते हैं। माइली गांव की घटना में क्या हुआ कि जो माइली गांव की घटना थी इसमें मतलब जो जो औरतें सब थी उनके साथ में बलात्कार किया गया था। और उनको मतलब क्या कहा कि उसमें पूरे पुरुषों को मार करके वो जितने भी औरतें थी उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और उनको भी जिंदा, मतलब गांव को उसमें जितने भी लोग थे उन पर, जितने भी वहां के लोग थे उन पर सामूहिक बलात्कार करके उनको उसी मतलब गांव के पूरे गांव में नु जला दिया गया। लेकिन जब जलाया गया तो उसी में वो बूढ़ा जिंदा व्यक्ति बच गया था और उसी ने माइली गांव की घटना को क्या किया था, उजागर किया था। इसी को हम लोग माइली गांव की घटना के नाम से भी जानते हैं। तो माइली गांव की घटना जो थी, घटना का संबंध किस देश से था, तो वियतनाम से था। किससे था, वियतनाम से था। पूछेंगे रेनू वियतनाम किस देश का, मतलब किस देश, मतलब किसका हिस्सा है, तो कहिएगा हिंद चीन का हिस्सा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिंद चीन, देखिए या चीन होगा, चीन नहीं होगा, हिंद चीन होगा। क्या बताएं, हिंद चीन में लगभग कितने किलोमीटर, मतलब हिंद चीन जो है लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए बुक में लिखा हुआ है 2.80 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, लेकिन इसको 3 लाख वर्ग किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं। कहेगा कि हिंद चीन में लगभग
हिंद चीन जो है लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो क्या 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह क्या हुआ है, फैला हुआ है हिंद चीन। अगला है कि वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या प्रश्न है, आप लोग देखिएगा कि वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 ईस्वी में हुई। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब आप लोग और कुछ ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। आप लोग इसको देखिए, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 24वां नंबर प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो भैया नोमपे। कहाँ है, नोमपे। उसी तरह आपसे पूछेगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो भैया हनोई। कहाँ है, हनोई। देखिए 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा नोमपे। कहाँ है, नोमपे। अब अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा हनोई। कहाँ है, हनोई। यहाँ से दो प्रश्न हुआ, कंबोडिया की राजधानी और वियतनाम की राजधानी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई, और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोम पे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो आपको बताएं 1954 ईस्वी में जेनोवा समझौता के अंतर्गत मतलब तहत पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, और इन दोनों का एकीकरण अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछ सकता है, के प्रश्न को बार बार घुमा फिरा के पूछता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में। एक के प्रश्न है, बार बार उसी को घुमा फिरा के पूछता है। यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। अगला है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो आपको बताए थे कि पहला अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। अब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, तो क्या 20वीं शताब्दी में हुआ। अब पूछेगा तीसरा नंबर, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। किसने करवाया, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। तीन प्रश्न यहाँ से बना कि अंकोर वाट मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। पूछेंगे अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है वह किस शताब्दी में हुआ, तो क्या 20वीं शताब्दी में। यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अगला देखते हैं कि बाओदाई की कहाँ की सरकार थी। बाओदाई की कहाँ की सरकार थी, तो देखिए पूरे 1954 ईस्वी में, जब 1954 ईस्वी में जब जेनोवा समझौता हुआ ना, सॉरी 1954 ईस्वी में जब जेनोवा समझौता हुआ, तो उसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया। एक था उत्तरी वियतनाम, एक कौन था, उत्तरी वियतनाम, और एक था दक्षिणी वियतनाम। एक था कौन, दक्षिणी वियतनाम। अब देखिए दो हिस्सों में बांटा गया इसको, वियतनाम को। देखिए उत्तरी वियतनाम का शासक बनाया हो ची मिन्ह को। उत्तरी वियतनाम का जो शासक बनाया वो बनाया हो ची मिन्ह को, और दक्षिणी वियतनाम का जो शासक बनाया वो बनाया बाओदाई को। किसको बनाया, बाओदाई को। देखिए 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ, उसके अंतर्गत वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का जो शासक बनाया वो बनाया हो ची मिन्ह को, और दक्षिणी वियतनाम का सरकार बनाया बाओदाई को। वही पूछ रहा है कि बाओदाई की सरकार कहाँ की थी, तो भैया दक्षिणी वियतनाम की। कहाँ की थी, दक्षिणी वियतनाम की थी। अगला है कि जापान ने अपना आत्मसमर्पण किस घोषणा के तहत किया था। देखिए प्रश्न यही है कि जापान ने अपना आत्मसमर्पण किस घोषणा के तहत किया था, तो कहेगा कि पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने अपना वियतनाम के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। वो किसके तहत, पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने अपना आत्मसमर्पण वियतनाम के सामने किया था। बात क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। वही है, यही जो आपको बताया बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो वही पूछा है दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो प्रथम जब बनाया गया 1954 ईस्वी में, जब इसको दो भागों में बांटा गया, तो दक्षिणी वियतनाम का पहला सरकार किसको बनाया था, बाओदाई को। तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार की, बाओदाई की। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह के शासक थे। हो ची मिन्ह कहाँ के शासक थे, तो वही बताए हो ची मिन्ह कहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो उत्तरी वियतनाम के शासक थे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक बिहार बोर्डो ने पूछा, और इससे अलग भी बहुत सारे प्रश्न आपको हम बता दिए हैं। तो अब हम लोग आगे मतलब एक महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसका चैप्टर जो है
भारत में राष्ट्रवाद, यह हमारे भारत से रिलेटेड है। अगला जो आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आप लोग उसको भी अच्छे से तैयारी करिएगा, कि काहे कि उससे जो है बहुत ज्यादा चांस रहता है कि ना, उससे बहुत मतलब इन सभी चैप्टरों से ज्यादा चौथा चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद और पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इन दो चैप्टर से ज्यादा चांस रहता है ऑब्जेक्टिव पूछने का। तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, और आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे आने की कल। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।